आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बीजेपी जीत जाती है। अब जब आजमगढ़ में 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में अखिलेश यादव ने 1,60,000 की मेजॉरिटी से उस पार्लियामेंट सीट को जीता था, अब आप हार जाते हैं 8,000 वोट से। कौन जिम्मेदार? साफ जाहिर हो रही है कि समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। और दूसरी बात यह है कि अब ये 2 आजमगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? महाराष्ट्र में वहाँ पर शिवसेना के 40 विधायक भाग गए, किसको जिम्मेदार करार देंगे वहाँ पर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। जैसा आपको बी टीम का कहा जाता है तो बस ये थे बी टीम, आप तो खुश होंगे फिर इस रिजल्ट से? नहीं, मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि भाजपा जीत गई, यकीनन मुझे तकलीफ़ है और मुझे पहले से अंदाज़ा था। बल्कि जो मीडिया के जानकार लोग हैं जो हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात किए थे, हमसे कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, समाजवादी पार्टी से नहीं जीत पाएंगे। इतना अहंकार अखिलेश यादव का कि जिस पार्लियामेंट सीट से उनके पिताजी एमपी थे फिर वो बने, आप वहाँ पर जाते भी नहीं लोगों को बताने के लिए कि वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इतना अहंकार। यकीनन हमको तकलीफ है कि भाजपा जीत रही है, मगर भारत के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करें कि अपनी सियासी पहचान को बनाएं, अपने मुक़द्दर के फैसले खुद करेंगे आप। वरना आप इसी तरह होगा कि भाई पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश, अब उनके चचाजाद भाई, अब दोबारा कौन आएगा? पर गुड्डू जमाली को वोट देते तो क्या हो जाता कि आसमान गिर जाता और यादव वोट खुद डिवाइड हो गया वहाँ पर। और आप मुसलमानों को बोलते हैं कि अरे भाजपा को हराना है। अरे भाई आप नहीं हरा पाएंगे भाजपा को। हम ये बात विधानसभा के चुनाव में कह चुके हैं। मार्च में उसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आपने 4 या 5 विधानसभा जीती, आज आप हार गए। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की जीत नहीं, अखिलेश के अहंकार की हार? दोनों भी है, दोनों भी। देखिए, बीजेपी भाजपा जीत रही है इसलिए रही है क्योंकि इन पार्टीज में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना वो करेज ऑफ कन्विक्शन जो बोलते हैं अंग्रेजी में, ना इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को वो भाजपा को हरा पाएंगे। इसीलिए तो भाजपा जीत रही है। और मुसलमानों को डरा कर, फुसला कर और ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान का गुलाम है। आप बताइए कैसे जीत गए वहां पर भाजपा? ये मेरा सवाल उन लोगों से जो मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, आप बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? तो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी हमेशा भाषण में सिर्फ मजहब की बात करता है। मैं कभी भी अपने भाषण में खाली यही नहीं बात करता हूँ, मैं हर चीज पे बात करता हूँ। मगर मीडिया को जो मसाला मिलता है वो मसाला उठा लेते हैं, तो मैं क्या करूँ उसमें? अहमदाबाद में 118 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं, आनंद जिले में 2 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं और कच्छ में खाली 77 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं। प्रधानमंत्री, ये कच्छ से नाइंसाफी क्यों भाजपा की सरकार कर रही है? दूसरी बात कि कच्छ की जो जबान है वो मुख्तलिफ है, बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। उसकी हिफाजत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को यह चाहिए था कि इसको संविधान के आज शेड्यूल में शामिल किया जाता, ताकि आने वाली नस्ल कच्छ की जबान की मिठास को महसूस कर सके और उसको जिंदा रख सके। इसीलिए मैं आज इस बात का देश के प्रधानमंत्री से
ये डिमांड कर रहा हूं कि कच्छ की जबान को भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। मुझे यह बताया गया कि ये कच्छ की सरजमीन भारत के प्रधानमंत्री को बड़ी पसंद है। आप लोगों का इस तरह का रिएक्शन देखकर मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को ये सरजमीन बड़ी पसंद है और ये मीडिया के लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मेरी हर तकरीर के बाद मीडिया के लोग बोलते ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया। तो मीडिया के लोगों ने मुझसे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री बहैसियत प्रधानमंत्री और बहैसियत गुजरात के मुख्यमंत्री भुज और कच्छ को 92 मरतबा यहां पर आए, 92 मरतबा यहां पर आए और यहां पर प्रधानमंत्री ने रण उत्सव भी शुरू किया। हम प्रधानमंत्री की इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहूंगा कि जब इतने मर्तबा आप यहां पर आए और आपको इस जगह से इतनी मोहब्बत है, तो देश के प्रधानमंत्री ये एक तरफा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। आपकी भुज और कच्छ से एक तरफा मोहब्बत है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, दो तरफा मोहब्बत होनी चाहिए आपको। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब हम आज गोरावाली गए तो वहां पर मुझे ये बताया गया कि कच्छ के जो बन्नी का इलाका है, जो हमारे मवेशी पालने का इलाका है, एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड एरिया है और गुजरात का सबसे बड़ा डायरी सेक्टर है और इस बन्नी इलाके में 19 ग्राम पंचायती हैं और करीब 55 गांव पर मुश्तमिल है। और यहां पर क्योंकि ज्यादा बड़ी तादाद अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की है और वो मवेशी हैं, गाय बैल और भैंस को चराकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। देश के प्रधानमंत्री को मैं बताना चाह रहा हूं कि ये एक तरफा मोहब्बत कैसी आपकी है। देख लीजिए आप कि आपने डांग के इलाके में फॉरेस्ट एक्ट को हटा दिया, मगर यहां पर बन्नी के इलाके में यहां पर आज भी वो एक्ट का लुज़ुम है। यहां की ग्रासलैंड सबसे बेहतरीन है मवेशियों के लिए। अगर डांग में आपने ऐसा काम किया तो फिर आपने सरजमीन पर क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री? रण उत्सव तो आप मनाते हैं, मगर ये जो मवेशी जो गाय भैंस और बैल को चराकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जब आपने डांग में ये किया तो यहां पर क्यों नहीं किया आपने? अब मीडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो मुझे बार बार देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के इशारे पर मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हैं, ओवैसी ऐसा बोला। मैं जो कुछ कह रहा हूं क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं कि यहां पर इस इलाके में उनको उनके हुकूक नहीं दिए गए, उनको ये राइट नहीं दिया गया कि वो जमीन पर अपने जानवरों को चरवा कर अपनी जिंदगी गुजार सके। मैं बीजेपी से, भाजपा की हुकूमत से इस बात का मुतालबा डिमांड करता हूं कि जिस तरह डांग में आपने ये किया, कच्छ के इस बन्नी के इलाके में भी इन तमाम मवेशियों को वही सहूलतें मिलनी चाहिए ताकि वो इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सके।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2014 से, बल्कि 2014 से डीएम साहब से मुलाकात हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई हुकूमत की तरफ से स्कीम नहीं बनाई गई। मैं भाजपा की सरकार से ये मुतालबा और डिमांड करता हूं कि वो इन मवेशियों के लिए वो तमाम सहूलतें दें जो डांग के इलाके में वहां के मवेशियों को मिलती हैं।